अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन की जो भी हिस्ट्री है, किस तरह से सेल के बारे में जो थ्योरी है वो बनाई गई, किन किन साइंटिस्ट ने उसमें क्या क्या अपनी खिदमात पेश की। तो सबसे पहले जितना भी नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज है वो सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसने दी थी? ग्रीक्स ने। तो सबसे पहले कौन से लोग थे? यूनानी लोग थे जिन्होंने सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड के बारे में डाटा इकट्ठा किया था। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आता है जिसने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में कोई भी ऐसा काम किया था? तो नंबर 1 है हमारे पास अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एनिमल और प्लांट्स इन दोनों के ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था। बताया था कि जानवरों के 2 ग्रुप्स हैं, और उसने ये भी बताया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, इन जानवरों और पौधों में कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है। उसने कहा था कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कॉमन है। ये उसने आइडिया दे दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो क्या चीज़ है, और बाद में उस चीज़ को नाम दिया गया था सेल का। उसने कहा था कोई ना कोई चीज़ है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों शेयर करते हैं, दोनों में होती है, और वो चीज़ क्या होती है? वो होती है सेल। उसके बाद 1665 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। अरिस्टोटल ने जस्ट बताया था कि कोई चीज़ ऐसी होगी, उसने सेल का कुछ और कोई डिटेल नहीं कुछ बताई, उसने बस ये बताया था कि कुछ ना कुछ कॉमन है ऑर्गेनिजम्स में। इसने क्या किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को। अब इसने क्या देखा? इसने कॉर्क लिया, उसका थीन स्लाइस लिया, जो छाल होती है उसको उसने थोड़ा सा स्लाइस लिया, उसको देखा, अपनी सेल्फ मेड यानी खुद साख्ता अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, तो उसको उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स नज़र आए। उसके अलावा उसने हनी कॉम्ब लिया, जो शहद की मक्खी का छत्ता है। उसने क्या क्या चीज़ें देखी अपनी एग्जांपल्स को देखने के लिए? सेल का जो उसने नाम दिया था, उसने किन किन चीज़ों को? उसने सबसे पहले कॉर्क का स्लाइस लिया, छाल जो होती है उसका उसने थोड़ा सा टुकड़ा लिया। उसने कहा कि इसमें जो कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं ये सेल्स हैं। उसके अलावा और क्या था? उसने हनी कॉम्ब, जो शहद की मक्खी का छत्ता है, उसने कहा उसमें भी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स खाने बने हुए थे। उसने कहा ये क्या है? ये जैसे सेल्स हैं। और उसने सेल का नहीं, उसने क्या नाम दिया था? सेल की जगह पर ये जो उसे नाम कंपार्टमेंट्स वगैरह नज़र आए थे, उसने उनको नाम दिया था सेलुलाई का, सेलुलाई। अच्छा, सबसे पहले डिस्कवर अगर आपसे पूछे किसने किया था सेल को, तो वो था रॉबर्ट हुक 1665 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो वो कौन था? एंटनी वैन लीवनहुक। एंटनी वैन लीवनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसको डिस्कवर किया था। अगर आपसे लिविंग सेल का पूछे तो फिर आपने किस साइंटिस्ट को जो है वो उसका बताना याद रखना है, एंटनी वैन लीवनहुक। अगर आपसे जस्ट कहे सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था उन कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का, जबकि एंटनी वैन लीवनहुक ने पॉन्ड में मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, जितनी भी क्रिएचर थी उसने उनको देखा, उसको उसमें जो नज़र आए सेल्स, उसने उनको नाम सेल्स का नहीं दिया था। उसने नाम क्या दिया था? उसने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स का। उसने उनको नाम क्या दिया? एनिमल क्यूल्स, क्योंकि उसने ये किस में देखे थे? मुख्तलिफ एनिमल्स जो पॉन्ड में उसे मिले थे, तालाब में। तो
इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को, इसने जस्ट सेल को, लेकिन इसने किस में देखा था, इसने जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क होते हैं, जो बेजान हिस्सा होता है दरख्त के बाहर जो छाल होती है, उसने उसको देखा पहले। उसने उसमें जो उसके होल्स या वो जो पोर्स नज़र आए, जो कंपार्टमेंट्स नज़र आए, उसने उनको नाम दे दिया सेलुलाई का। इसी तरह हनी कॉम में भी से वो कंपार्टमेंट्स नज़र आए थे, तो उसने कहा इस तरह से होते हैं सेल्स। तो सबसे पहले हमें आइडिया किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटनी वैन लीवनहुक वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं हम 1809 में, नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इसने क्या कहा था, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में कहा कि कोई भी चीज़ तब तक हम जिंदा तस्वर नहीं करेंगे जब तक कि उसके अंदर सेल्स या टिश्यूज़ हमें नहीं मिलेंगे, वो तब तक ज़िंदा तस्वर नहीं की जाएगी। क्या कहा उसने, जो उसकी वर्डिंग में जो उसने अपना जो पेश किया था आइडिया, उसने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues। or are not formed by सेलुलर टिश्यूज़। क्या कहा उसने, कोई भी चीज़, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज़, यानी उसके पार्ट्स या वो खुद जब तक के सेल्स या टिश्यू से नहीं मिलकर बनी होगी, हम उसको किसी भी चीज़ को लिविंग कंसीडर ही नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में। उसके बाद नेक्स्ट 1831 में सेल के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट जो काम हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक बोटेनिस्ट था, यानी पौधों की स्टडी, प्लांट्स के बारे में वो काम करता था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था प्लांट्स इसमें सेल्स के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन का इम्पोर्टेंट काम है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यानी डिस्कवर का मतलब होता है वो चीज़ मौजूद थी लेकिन पहले किसी साइंटिस्ट ने उसके बारे में नहीं बताया था। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसने काम किया, ये किसने बताया, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल में। उसके बाद 1838 में मैथियस श्लीडन, ये भी एक बोटेनिस्ट थे, मैथियस श्लीडन। मैथियस श्लीडन ने क्या किया, मैथियस श्लीडन ने कहा, उसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और ये बताया कि प्लांट टिश्यूज़ किससे मिलकर बने हुए हैं, डिफरेंट सेल्स से। उसने प्लांट टिश्यूज़ को, वो एक बोटेनिस्ट था, प्लांट्स की स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था, तो उसने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ये बताया कि प्लांट टिश्यूज़ को जब देखा तो उसने देखा कि वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। उसके बाद उसी के अगले साल 1839 में नेक्स्ट साइंटिस्ट है थियोडर श्वान। थियोडर श्वान ने क्या किया, उसने एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी किया और उसको एनिमल टिश्यूज़ को जब उसने स्टडी किया तो उसको भी उसमें क्या नज़र आया, उसने देखा कि एनिमल टिश्यूज़ भी किससे मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट सेल्स से। ये हम डिफरेंट साइंटिस्ट का काम पढ़ें कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया और फिर वो मिलकर आगे सेल थ्योरी, यानी सेल के बारे में जो एक थ्योरी पेश की गई थी, तो उसमें ये सारे साइंटिस्ट का काम किस तरह से आगे काम आएगा। फिर आते हैं 1855 में रुडोल्फ विर्चू।
रुडोल्फ विर्चू ने कहा 1855 में, उसने अपनी ज़ुबान में एक टर्म पेश की, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यानी नए सेल्स बनते हैं कहाँ से? पुराने सेल से। कैसे? कोई भी जानदार है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में वो इसी तरह तो नहीं बन गया था जैसे वो था, उसकी बॉडी में सेल्स नए बनते गए और उसकी डेवलपमेंट होती गई। तो जो नए सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? जो पुराना सेल होता है, ये एक पेरेंट सेल जो होता है, वही आगे से डिवाइड करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी जो नए सेल्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं? ये जो पुराना सेल है इसका ही मटेरियल सारा डुप्लीकेट करेगा और नए 2 सेल्स बना देगा। तो पुराना सेल कहाँ गया? वो आगे नए सेल्स बनाने में इस्तेमाल हुआ। तो ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चू ने बताया था। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। यानी नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं की डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। फिर 1862 में लुइस पास्चर ने रुडोल्फ विर्चू के इसी ओमनिस ई सेलुला, इसी आइडिया का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। यानी उसने यही चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखी कि क्या वाकई ही एक सेल जो है वो आगे नए सेल्स बनाता है, अपने जैसे नए सेल्स। उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ विर्चूज़ आइडिया। विर्चू का जो भी आइडिया था उसको उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसके बाद सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स पेश किए गए, जो कि क्या क्या थे? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंसिपल्स बताएं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी? इन सब साइंटिस्ट के काम को देखते हुए सेल थ्योरी के बारे में, जैसे मैथ्यूस श्लीडन है तो उसने जो ये काम किया प्लांट टिश्यूज़ को किया और उसने बताया कि ये सेल से मिलकर बने हैं। तो इस तरह से उसने सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बता दिया कि हर चीज़ इसका मतलब है कि सेल से मिलकर बनी हुई है। रुडोल्फ विर्चू ने भी इसके अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंट अपनी एक पेश की, उसने आइडिया पेश किया कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? पुराने सेल से। तो इन्हीं सारे साइंटिस्ट के काम को देखते हुए सेल थ्योरी के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। नंबर 1 प्रिंसिपल क्या था? ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार किससे मिलकर बने हैं? आर मेड ऑफ सेल्स। तमाम जानदार किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। उसके बाद और सेल क्या करता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं, इसका मतलब सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी जानदार का और बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी जानदार जो भी सेल, कोई चाहे एक सेल से मिलकर बना है तो उसके अंदर बेसिक उसका यूनिट क्या है जिससे वो मिलकर बना है? सेल है। तीसरा और आखिरी पॉइंट दिया गया, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम। नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल्स या प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी के बारे में 3 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए गए थे। हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी में हमने ये देखा सबसे ज़्यादा काम किसने किया था सेल थ्योरी के बारे में? ग्रीक्स ने, यूनानी लोगों ने। जितना भी नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर जो भी डाटा था सारा उन्होंने, उसमें से मोस्टली जो सारा काम उन्होंने किया। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन सा था जिसने सेल के बारे में कोई भी जो है वो आइडिया दिया? वो था अरिस्टोटल। इसने कहा कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है कॉमन जो प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को
कॉर हनी कॉम के अंदर उसने अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए 1665 में, और उनको नाम क्या दिया, सेलुलाई का। उसके बाद लिविंग सेल्स को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, एंटनी वैन लीवनहुक ने, और उसने नाम क्या दिया, उसने एनिमल्क्यूल्स का। उसने कहाँ पर ऑब्जर्व किया था इनको, उसने पॉन्ड वाटर लिया और उसमें मौजूद जितने भी जानदार उसको नज़र आए उसको उसने देखते हुए उसने कहा कि ये भी सेल से मिलकर बने हैं। फिर 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने क्या कहा कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक हम जिंदा तस्वुर नहीं करेंगे जब तक कि वो सेल्स या टिश्यू से मिलकर ना बनी हो। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल में। 1838 में मैथियस श्लीडन ने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया कि ये सेल से मिलकर बने हैं। 1839 में थियोडर श्वान साइंटिस्ट है, उसने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताया कि ये भी सेल से मिलकर बने हैं। फिर रोडोल्फ विर्चू ने 1855 में कहा कि हर जो नया सेल है वो कहाँ से बनता है, न्यू सेल्स बनते हैं प्रीवियस सेल से, और इसी का ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था लुइस पास्चर ने 1862 में। और फिर इन सब पॉइंट्स को देखते हुए सेल के बारे में एक थ्योरी पेश की गई जिसे कहा गया सेल थ्योरी। उसके बाद इसी पेज पर सब सेलर और ए सेलर पार्टिकल्स के बारे में भी बात की गई होगी, जो कि कौन है, वायरसेस। सब सेलर या ए सेलर पार्टिकल्स कौन हैं और ए सेलर पार्टिकल्स। अब ये ए सेलर कौन है, हमने चैप्टर 3 जब पढ़ा चैप्टर 3 पढ़ा तो वहाँ पर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 5 किंगडम, ये सारा कुछ पढ़ के आए। वहाँ पर हमने एक पढ़ा था टॉपिक छोटा सा, स्टेटस ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस का क्या मुकाम है उन 5 किंगडम में। तो हमने ये देखा कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में अभी बॉर्डर पर तस्वुर किए जा रहे हैं, यानी ना तो वो टोटल लिविंग है ना वो टोटल नॉन लिविंग है। अगर हम उनकी नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक्स देखें तो उसके साथ साथ हमें उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिविंग भी नज़र आती हैं, कुछ जानदारों जैसी खुसूसियात भी नज़र आती हैं। तो इस वजह से वो क्या हैं, वो सब सेलर या ए सेलर पार्टिकल्स हैं, यानी उनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता। वो अपनी कुछ करैक्टरिस्टिक्स अगले जानदारों में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है वो रीप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर एक तरफ देखें तो वो ए सेलुलर हैं, उनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, एक तरफ देखें तो वो रीप्रोड्यूस भी करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अभी तक उन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया जो हमने 5 किंगडम पढ़े हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब सेलर और ये सेलर पार्टिकल्स या वायरसेस का स्टेटस बताएं, तो उनका कोई अभी तक किंगडम उनको असाइन नहीं किया गया। किस वजह से, क्योंकि ना तो वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है।